हो गया। बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स वाले पोर्शन में फोकस या मुख्य फोकस के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है या फोकस क्या होता है, ठीक है। चाहे मुख्य फोकस बोला जाए या फोकस, दोनों बात एक ही है। उससे पहले आप सभी लोग और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कुछ देख चुके थे। बताया गया था वो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और सारी चीज़ें। तो फोकस होता क्या है, गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, आप जानते हैं। तो पहले परिभाषा लिखने से पहले आप देखिए कि अवतल दर्पण का फोकस होता क्या है, कहाँ बनता है, फोकस कहाँ है। तो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के उत्तल पृष्ठ पर कलई की जाती है, पॉलिश करके अपारदर्शी बनाया जाता है। ये आपका उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण है। और इसमें मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए जैसे कोई भी गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। तो एक अवतल दर्पण एक बिंदु आपका होता है, ध्रुव कहलाता है, P, ये आप पढ़े हैं। और एक होता है वक्रता केंद्र, ये C, वक्रता केंद्र हो गया। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा या काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यही अगर ये उत्तल दर्पण की बात की जाए तो इस प्रकार से होता है। तो उत्तल दर्पण में ये ध्रुव हो गया और वक्रता केंद्र यहाँ होगा। तो यहाँ से होकर जाने वाली ये काल्पनिक रेखा जो होगी वो मुख्य अक्ष कहलाता है। मतलब किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई रेखा जाती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मतलब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका दर्पण हो गया और अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में ये मान ध्रुव हो गया। अब होता है क्या है, मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये इसके समांतर है। तो आप जानते हैं जब दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात फिर ये परावर्तित होगी। तो ये परावर्तित होने के बाद ये आएगी और मुख्य अक्ष को कहीं किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी, ठीक। तो एक नियम ये होता है कि अगर किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में है और मुख्य अक्ष के समांतर कई प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो वो सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी, अलग अलग बिंदु नहीं। अगर सभी प्रकाश की किरण है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर ये आपतित किरण ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये भी यहाँ से परावर्तित किरण इसी बिंदु से होकर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अलग बिंदु से होकर जाए, लेकिन कब, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर होगा तब। तो अब मुख्य फोकस कहते किसे हैं, देखिए अवतल दर्पण में फिर देख लीजिए, फिर उत्तल दर्पण में, दोनों में देख लीजिए पहले। तो आप देखिए ये आपका अवतल दर्पण हुआ, इसके उत्तल पृष्ठ पर मैंने कलई किया, ये अवतल दर्पण हुआ। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया आपका ध्रुव। एक प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित होगी तो ये इस प्रकार से जा रही है। ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। एक प्रकाश की किरण ये भी आई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो अभी बताया मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के उसी बिंदु से होकर जाएगी। ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ये और है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो ये परावर्तित किरण भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। ये परावर्तित किरण हो गया। चलिए नीचे आके देख लेते हैं। एक प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के नीचे से होकर जाती है
तो ये भी परावर्तित किरण जब परावर्तित होगी तो इसी बिंदु से होकर जाएगी। ये आपका परावर्तित किरण हो गया। ठीक, ऐसे मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ये और है और ये आपतित किरण है, तो ये भी जब परावर्तित होगी तो इसी बिंदु से होकर जाएगी। ये इसी बिंदु से होकर जाएगी। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण हो गया। तो इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को फोकस और फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखा जाएगा, देखिए फोकस किस बिंदु को कहते हैं। फोकस आपका जो है मुख्य अक्ष पे है और वो बिंदु है जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसी पर प्रच्छेद कर रही है, तो इसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। तो किस परावर्तित किरण ये है, तो आपतित इनकी किरण कैसी है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। सभी आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो यहाँ से परिभाषा ये लिखा जा सकता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब अगर कोई अवतल दर्पण है और उसमें अब मुख्य अक्ष के समांतर कई प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सारी प्रकाश की किरणें जितनी भी आ रही हैं वो सब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद वो दर्पण से जब परावर्तित हों और वो सभी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस। तो देखिए ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण एक बिंदु पर प्रच्छेद करी, मुख्य अक्ष पर ही प्रच्छेद कर रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें उसी बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं। तो इस बिंदु को हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस। इसी का नाम हो जाएगा फोकस। ठीक, फोकस को चाहे मुख्य फोकस को, बात एक ही है। तो अवतल दर्पण में अगर परिभाषा आपको लिखनी है तो ये लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बात क्लियर हुआ। अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, कैसे बनेगा, तो ये हुआ आपका उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य फोकस। चलिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये आती है। ठीक, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये आती है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये आती है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये है। ये सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो ये आपतित तो होगी, परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से जाएगी। ये परावर्तन के नियम के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार से जाएगी। ये परावर्तन के नियम से इस प्रकार से जाएगी। तो अब इन दोनों दो परावर्तित किरण देखते हैं, पहले बाकी को छोड़ देते हैं। तो ये एक परावर्तित किरण, ये एक परावर्तित किरण, ये इधर बढ़ाओ तो इधर भागती चली जाएंगी, दूर हो फैलती जा रही है, अर्थात एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करेंगी। तो इसको पीछे की ओर बैक साइड में अगर बढ़ाते हैं ये तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिलती नहीं है। तो इसे हम इस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये भी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये इस प्रकार से परावर्तित होगी। ये परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें। तो उत्तल दर्पण में देख रहे हैं कि परावर्तित किरणें एक दूसरे से मुख्य अक्ष पर मिलती नहीं है, मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर तो मिल रही है कि नहीं मिल रहे हैं।
तो इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और ये फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में अगर लिखा जाए फोकस का परिभाषा तो क्या लिखेंगे? जैसे उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण, सभी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हैं और मुख्य अक्ष के समांतर के बाद ये परावर्तित किरणें हैं और परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिल नहीं रही हैं, क्या कर रही हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर मिले हैं ना। तो इस फोकस को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। तो इसका डेफिनेशन लिखा जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अगर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसरित होना भी बोला जाता है। तो मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसको हम क्या कहते, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस। ये ध्यान रखिए, मुख्य फोकस और फोकस का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो, आया? ठीक। तो ये पहले उत्तल दर्पण पूरा कर दें। इधर कलई किया गया है ये, लेकिन आपसे जब दौर दर्पण फोकस या मुख्य फोकस का परिभाषा पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण के लिए लिखे या अवतल दर्पण के लिए लिखे या लेंस के लिए लिखे या अवतल लेंस या उत्तल लेंस की बात तो छोड़ देते, अभी दर्पण में हम तो दर्पण वाला चैप्टर चल रहा है। तो इस प्रकार से अगर अवतल दर्पण होगा तो उसमें परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलेंगी, और उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, आप यहाँ दर्पण का नाम केवल लिख देना है गोलीय दर्पण, ना अवतल ना उत्तल। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लिखिए आप लोग, मुख्य अक्ष के समांतर, दिखाई दे रहा है ना? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरणें। अब हम लिखते हैं अवतल दर्पण, अभी देखा या उत्तल दर्पण, कुछ नहीं लिखना है तो यहां लिख देना गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण, अब वो दर्पण किस प्रकार का, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इससे नहीं मतलब, तो इसीलिए लिखा जाएगा चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का हो, दोनों एक ही में। गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के परावर्तित किरणें, जब परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर जो परावर्तन के बाद जो किरणें आती हैं वो सब लोग जानते हैं परावर्तित किरणें कहलाती हैं। तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, या इसको लिख सकते हैं अपसरित होती हैं, मिलती है। तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसमें तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक। और तो यही लिखा गया परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं
लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहीं से हम या शब्द जोड़ देंगे, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बात समझ में आ रहा है? उसे फोकस कहते हैं, उस बिंदु को या उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं, ठीक। मतलब देख लिए आप लोग, मुख फोकस या आप एक बात ध्यान रखिए, चाहे मुख फोकस कहा जाए या फोकस, दोनों बात एक ही है। ये मतलब नहीं कि मुख फोकस अलग है, फोकस अलग है, दोनों एक ही चीज है। तो मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं और या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस या मुख फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। बात आप क्लियर है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और इसे सदैव कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे सदैव कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात ये होती है, दूसरी चीज इसमें भी देखिए, जो अवतल दर्पण में फोकस सामने है, ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में पीछे है, दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर मैंने आभास किया है कि यहाँ पे बनेगा, फोकस होता नहीं है, प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है। तो यहाँ पे जो फोकस है, हम आभास करते हैं, मुझे महसूस होता है, ऐसा लगता है, इमेजिन करते हैं कि यहाँ हो सकता है। तो इसलिए इस फोकस को हम आभासी फोकस कहते हैं और इसको वास्तविक फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक फोकस। और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या कहलाता है? आभासी फोकस, ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद अगली बात ये है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी, अगली हेडिंग डाल लीजिए, फोकस दूरी। फिगर बना लीजिएगा, ऐसे परिभाषा, फिर फोकस वो फिगर बनाएंगे। तो फोकल लेंथ, अंग्रेजी इसका होता है फोकल लेंथ, FOCALLENGTH, फोकल लेंथ। फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक, फोकल लेंथ। तो देखिए फोकस दूरी का डेफिनेशन क्लियर है, आसान है कि जो ये फोकस है और फोकस और ये ध्रुव है, फोकस से ध्रुव तक की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। मतलब गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। पहले आप लोग फोकस दूरी समझ लीजिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के फोकस तथा ध्रुव, फोकस से ध्रुव तक की दूरी, फोकस ये होगा, ये फोकस, ये दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ये फोकस हो गया और ये फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये फोकस दूरी, ये दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। ऐसे यहाँ भी बेटा, ये आपका ध्रुव हो गया, ये, और ये आपका फोकस हो गया। तो यहाँ जो ये दूरी हुआ, ये इतनी दूरी, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की, ये कहलाएगी फोकस दूरी। तो अब फोकस दूरी भी ये वास्तविक फोकस दूरी है, आभासी फोकस दूरी। कभी कभी आभासी फोकस को एफ डैश और वास्तविक को एफ, वो आभासी फोकस दूरी को एफ डैश, स्मॉल एफ डैश, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है
वो आभासी होता है, और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। किस दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, अवतल का। अवतल का आभासी होता है। तो डिफिनीशन फोकस दूरी का लिखेंगे, फोकस तथा या फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कुछ भी जिस भाषा में लिख पाए लिख सकते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, या ऐसा भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये फोकस है। बात समझ में आनी चाहिए, लिखना बाद में है, पहले आप लोग समझिए और साथ साथ में नोट भी बनाइए। ये फोकस हुआ, ये ध्रुव, और फोकस और इसके बीच की जितनी दूरी है ये आपका रहेगा फोकस दूरी। फोकस दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की, मतलब फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब फोकस को प्रदर्शित किससे करते हैं, फोकस को तो कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसे मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी को सदैव स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बात हो गई फोकस दूरी। दो हेडिंग इसमें और पढ़ लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। ये हो गया, जल्दी नो बन गया है तो मैं डाल दें इसको, ठीक, कि बना लेंगे आप सब लोग अपने आप। ये तो ठीक है, इसको मैं डाल देते हैं अब, या इसी में चलो मैं डाल दिया जाए। दो चीज इसमें और देखना है आपको, एक तो फोकस तल देखना है और एक आपको देखना है दर्पण का द्वारक। तो फोकस तल क्या होता है ये देखना है। फोकस तल पर विचार करेंगे, फोकल प्लेन, ठीक। देखो ये अवतल दर्पण हुआ, ये आपका मुख अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मानते हैं फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। ऐसे ही आपका उत्तल दर्पण हुआ, और ये आपका मुख अक्ष हो गया। ये ध्यान रखना कि दर्पण के पीछे जो भी रेखा या किरण खींची जाएगी वो सब बिंदुवार रेखा से खींचना, मतलब डाट डाट बिंदुवार खींचना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इधर प्रकाश जाता नहीं है, हम केवल कल्पना करते हैं, आभास करते हैं कि इधर प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो बिंदुवार खींचना चाहिए, बिंदुवार रेखा इसलिए खींचा गया है। और इसमें ये होगा ध्रुव P और ये हो गया आपका फोकस। तो फोकस तल किसे कहते हैं ये देखना है। तो मुख अक्ष के अवलंबवत तथा फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ये मान लेते हैं पटरी एक तल है, प्लेन है। अब ये प्लेन अगर इस फोकस से होकर जाए, ये भी फोकस तल नहीं कहलाएगा, फोकस तो होकर जा रहा है, लेकिन अवलंबवत होना चाहिए मुख अक्ष। ये अगर कोई ऐसा प्लेन, कोई समतल या तल मुख अक्ष के लंबवत है और मुख फोकस से होकर जाता है,
तो उस तल को हम फोकस तल कहते हैं। मतलब मुख्य अक्ष के अवलंबवत तथा फोकस से होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो इस यहाँ परिभाषा क्या लिखा जाएगा? मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस तल से होकर, फोकस तल से होकर गुजरने वाले, फोकस तल से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहा जाता है, कहते हैं। तो ये हुआ फोकस तल का डेफिनेशन। मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत, अगर कोई ऐसा तल है, भी आपको मैंने समझाया, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, वो कोई तल है और वो मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा फोकस से होकर जा रहा हो, तो उस तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल। इसीलिए डेफिनेशन लिखा गया कि मुख्य अक्ष के अवलंबवत तथा फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। बात क्लियर? ठीक। ये अब ये तल मान लेते हैं, ये एक तल है, यही तल आपका फोकस तल कहलाएगा। ये तल आपका फोकस तल कहलाएगा। ये इसको हम फोकस तल कहते हैं। तल ये आपका फोकस तल है। ठीक, ये होगा फोकस तल। एक हेडिंग और आपका है, दर्पण का द्वारक होता है। तो दर्पण का द्वारक आप किससे क्या समझते हैं? कोई दर्पण का द्वारक है तो देखिए, दर्पण का द्वारक मतलब गोलीय दर्पण। डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, जो गोलीय दर्पण होता है उसमें एक परावर्तक तल होता है। तो जो परावर्तक तल का व्यास होगा, गोल दर्पण का व्यास नहीं क्या बात कर रहे हैं, गोले का व्यास नहीं बात कर रहे हैं हम, परावर्तक तल के व्यास को व्यास की बात कर रहे हैं। यह अवतल दर्पण है, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ये बस, तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और इसका व्यास क्या होगा? ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। इधर ये उत्तल दर्पण हो गया बेटा। ये तो अब इसका जो व्यास होगा, तो परावर्तक तल इधर वाला हुआ, ये तल हुआ, ये तल आपका परावर्तक तल हुआ। तो परावर्तक तल का वो ये हुआ, इसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए, ये तो ये इसका परावर्तक तल का व्यास कहलाएगा। ऐसे इसको मिला दिया जाए यहाँ से दोनों सिरों को, ये तो ये कहलाएगा परावर्तक व्यास। और इसी व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जो होगा उसका परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल का जो व्यास होगा वो क्या कहलाएगा?
दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, जो व्यास होता है, व्यास कौन होता है, वैसे गोले वृत्त का व्यास अलग की बात है, लेकिन गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास की बात ये होती है कि जो परावर्तक तल होता है उसके दोनों अंतिम बिंदुओं को क्या कर दिया जाए, एक दूसरे से मिला दिया जाए, उसी को व्यास कहते हैं। तो ये दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक। ये भी आपका दर्पण का द्वारक है। तो ये बात हुई दर्पण के द्वारक की, मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण से संबंधित जितने डिफिनीशन से वो सब खत्म हो गए। अब जो कल के क्लास में स्टार्ट होगा वो बहुत ही मेन टॉपिक होगा, जिस पर क्वेश्चन जरूर हर बार यूपी बोर्ड में आते हैं और इस बार भी आएंगे, और वो होगा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब हम कल प्रतिबिंब पढ़ाए थे उसमें बताए थे आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये भी मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक, आभासी और दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, आप बनना देखेंगे कि कैसे बनता है, ये चीज़ें सीखनी है कि बस इस स्थान पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा होगा। तो ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और प्रतिबिंब बनाने के नियम, जो कल के क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।